हेलो फ्रेंड, आज हम लोग मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासक बलबन को देखेंगे और इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं सबकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो बलबन का शासन काल है वो 1266 से 1286 ईस्वी तक है और बलबन का जो राज्यारोहण हुआ है वो 1566 ईस्वी में हुआ है। बलबन का राज्यारोहण 1566 ईस्वी में हुआ है। बलबन का वास्तविक नाम पूछा जाता है तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और बलबन की उपाधि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बलबन की क्या क्या उपाधि थी। तो बलबन की जो उपाधि है उलुग खान की एक उपाधि है और ये उपाधि इसको नासरुद्दीन महमूद ने दिया था। उलुग खान की उपाधि नासरुद्दीन महमूद ने दिया था क्योंकि बलबन का जो चरमोत्कर्ष काल है वो नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भी शुरू होता है और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से करके उसके काफ़ी करीब पहुंच गया था। एक बलबन की उपाधि है जिले इलाही। जिले इलाही भी बलबन की उपाधि है। एक उपाधि है नियावते खुदाई और एक उपाधि है बलबन ए खुर्द। और ये दोनों उपाधि भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी पृथ्वी पर ईश्वर का छाया है बलबन। बलबन का जो किशोरावस्था था, बचपन, वो बड़ा ही दुर्गम स्थिति में गुजरा है। वो किशोरावस्था में ही मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया था और बाद में ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी ने इसको खरीदा था और वो इसको दिल्ली लाया और उसने इल्तुतमिश को 1233 में बेच दिया। इल्तुतमिश उस समय ग्वालियर विजय करके वापस आ रहा था। उसी विजय के उपरांत में बलबन को उसने खरीदा और चालीसा दल में शामिल कर लिया। आप जानते हैं कि इल्तुतमिश को तुर्काल ने चहलगानी या चालीसा दल का जन्मदाता माना जाता है। उसी ने ही इस दल को बनाया था और बलबन को सबसे पहले चालीसा दल में इल्तुतमिश के समय में ही शामिल किया गया था। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है और चालीसा दल का जो गठन है ये इल्तुतमिश किया था और बलबन इसको समाप्त कर देगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश। और चालीसों को समाप्त कौन करेगा? वो बलबन करेगा। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जो राजत्व पर जोर देता है और अपने को पृथ्वी पर सुल्तान के बाद वो सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि साबित करता है पृथ्वी पर और अपने को अफरासिया वंश से बताता है। ये ईरान का एक वंश है जो काफ़ी प्रभावशाली वंश है और ये अफरासिया वंश से बताता है और इस वंश की चर्चा शाहनामा में मिलती है जो फिरदौसी की रचना है। अब अपने पोतों और पुत्र और पौत्रों का नाम भी वो इसी पर वंश के आधार पर रखता है और इसके शासन और ईरानी प्रथा नौरोज को भी वो अपनाता है। ईरानी प्रथा नौरोज को अपनाता है और ये नौरोज है ना, ये 19 दिन तक चलता था। ईरानी परंपरा है और सिजदा और पैबोस की प्रथा को भी अपनाया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नौरोज भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने चलाई थी? तो बलबन ने चलाई थी। सिजदा मतलब झुकना, पैबोस मतलब उसके पैरों को चूमना होता है। उसके बाद इसके समय में जो विद्रोह हो रहे थे तो जब ये सुल्तान बना था तो सबसे पहले 1267 में वो मेयावतियों का दमन करता है। मेयावती लोग ये दिल्ली, कटिहार और दिल्ली के अगल बगल, ये दिल्ली का ही एरिया है और ये लोग डाकू थे जो लोगों को लूट लेते थे। बलबन ने क्रूरतापूर्वक इनका दमन किया और कहा जाता है कि इन स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बाजार में लाकर बेच दिया। उसके बाद बलबन ने के समय में मंगोल आक्रमण भी हो रहे थे और उस आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ये भी आई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह एवं रक्त की नीति बलबन की थी। इसको एकदम याद रखना है। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। ये राजत्व संबंधी सिद्धांत बलबन पहला शासक है जो लाता है। सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि बना दिया। कहता है कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो सुल्तान है। और इसी के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था 1279 में, वो था तुगरिल खां का विद्रोह और ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला दास विद्रोह था।
ये बलबन का ही दास है तुगरिल खां, और ये विद्रोह किया था। और उस समय जो बंगाल की राजधानी होती थी वो लखनऊती थी, और लखनऊती को विद्रोहों का नगर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तुगरिल खां का जब विद्रोह हुआ था तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने जो अवध का सूबेदार था अमीन खान को भेजा था, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद जब वो वापस आया तो अमीन खां को बलबन ने फैजाबाद का जो गेट था उस पर जिंदा लटका दिया। उसके बाद स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गया, और पहला बार ऐसा हुआ कि दिल्ली से इतनी दूर पर सुल्तान खुद विद्रोह को दबाने जाता है। और जब ये वहाँ गया तो तुगरिल खान भाग गया, लखनऊती छोड़ के तुगरिल खान भाग गया। लेकिन तुगरिल खान बाद में पकड़ा गया और लखनऊती में सड़क के किनारे 2 मील दूर तक तख्ता लगाया गया और सब विद्रोहियों की लाशें को वहां टंगवा दिया। और तुगरिल खान को बड़ी क्रूरता पूर्वक इसको मृत्युदंड दिया गया, इसको भी वध करके इसको भी लटका दिया गया था। और उस समय बलबन बंगाल का जो सूबेदार है वो अपने पुत्र बुगरा खां को बनाएगा। बुगरा खां जो इसका बेटा है, बुगरा खां को यहाँ का इक़्तेदार बनाया। और उसने जब टहल रहा था और दोनों बगल तख्ते पर लाशें लटकी हुई थी तो उसने बुगरा खां को दिखाया और कहा कि देखो, दिल्ली के खिलाफ जो भी षड्यंत्र करेगा उसका यही अंजाम होगा। और बुगरा खां को धमकी भी देता है, परोक्ष रूप से वो बुगरा खां को धमकी भी देता है। इसके बाद हम लोग और बुगरा खां को बताता है, और बुगरा खां इतना डर जाता है दिल्ली के चलते कि वो दिल्ली आना भी नहीं चाहता है। वो सुल्तान से इतना डर जाता है, यहाँ तक कि जब कैकूबाद भी बनेगा जो बुगरा खां का पुत्र है, तो जब वो दिल्ली आता है तो उसको भी सिजदा करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद बलबन दरबार में एक ड्रेस कोड बनाता है। वो बलबन सभी के लिए कोड बनाता है, वो दरबार में वही ड्रेस पहन के सबको आना होता है। वो आम आदमी से बातचीत नहीं करता है। उसके अंगरक्षक जो शाही अंगरक्षक होते हैं वो हमेशा हाथों में तलवार लेके, नंगी तलवारें लेके घूमते हैं। एक भय का वातावरण कायम रखता है बलबन, और न किसी से हंसता है। वो सबसे वजीर से ही बात करता है। हालांकि वजीर के पद का ये महत्व घटाने लगता है और नायब के पद को भी समाप्त कर देता है बलबन। और बर्नी है जियाउद्दीन बर्नी, जिनकी पुस्तक है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही किसकी पुस्तक है, तो ये जियाउद्दीन बर्नी का है। और जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में लिखता है कि बलबन के बारे में वो लिखता है कि जब मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तभी मेरी भुजाएं फड़कने लगती है और मेरे हाथ अपने आप तलवार की मुठ पर चल जाते हैं। ये इस प्रकार से निम्न कुल के व्यक्तियों से मिलना भी नहीं चाहता। ये राजत्व के सिद्धांत का पालन करता है, देवत्व के सिद्धांत को मानता है। वो बताता है कि सुल्तान ईश्वर के बाद पृथ्वी पर सुल्तान ही ईश्वर है। पृथ्वी का वो ईश्वर अपने को बताता है, देवत्व की प्राप्ति करना चाहता है। और बलबन ने एक सैन्य विभाग बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य विभाग, दीवान-ए-अर्ज, एकदम एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। दीवान-ए-अर्ज क्या है, तो ये सैन्य विभाग है। इसको कौन बनाया, तो बलबन बनाता है। और इसके जो प्रधान होते थे, आरिज़-ए-मुमालिक कहता है उसके प्रधान को। एक गुप्तचर विभाग जिसका प्रमुख बरीद होता था, और बरीद-ए-मुमालिक कहा जाता था। ये बरीद गुप्तचर है, गुप्तचर को बरीद कहा गया है। और इसका जो प्रधान है बरीद-ए-मुमालिक है। ये गुप्तचर विभाग का भी स्थापना करता है। प्रथम सुल्तान है जो किले बनवाने पर जोर देता है, और मुख्य रूप से ये 4 किले बनाता है, भोजपुर, पटियाली, काम्पिल्ले और जलाली। ये 4 किले बनवाता है। और इसका जो बड़ा बेटा है शहजादा महमूद, ये शहजादा महमूद जो 1285 में तैमूर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है, उसी आंदोलन में, उसी आक्रमण में शहजादा महमूद मारा जाता है। और इस मंगोल आक्रमण में अमीर खुसरो भी बंदी बना लिया जाता था। बाद में मंगोलों ने उसको छोड़ दिया है। और एक काम करता है, जो सैनिक योग्य नहीं थे, यानी जो बूढ़े हो गए थे सैनिक, उनको पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर देता है। और कहा जाता है कि अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, ये शहजादा महमूद के अधीन ही अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत करते हैं।
और बलबन के बारे में एक और बात कहा जाता है कि बलबन रक्त की शुद्धता पर बहुत जोर देता है। और ये जितने भी तुर्कान ये चहलगानी को तो समाप्त कर ही देता है, और भी जितने बड़े बड़े तुर्क अमीर है सबको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि एक छोटे से छोटे जुर्म के लिए बड़े बड़े इक़्तिदारों को भी कोड़े से पीटता है। इस प्रकार बलबन को हम लोग देखें और 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद जो अगला शासक, ऐसे तो इक्यूमर्स को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, लेकिन कैकुबाद शासन बनता है। इतने ही सारे प्रश्न बलबन से पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा बलबन से कोई प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, ओके फ्रेंड, अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।